बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की तैयारी के लिए आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अगले सेशन में मौजूद हैं। तो आपको इस लेक्चर सीरीज़ के तरीक़ाकार का तो पता है कि इसमें हम इम्पॉर्टेंट जो MCQs हैं वो डिस्कस करते हैं और उस MCQ में जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया होता है हम उसको थॉरोली अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि अगर MCQs थोड़ा सा बदल के भी आ जाएं तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन हम देखते हैं। अ सेट ऑफ प्रोसेसेस इज़ डेडलॉक इफ़ डैश ईच प्रोसेस इज़ ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉर एवर। Each process is terminated. All processes are trying to kill each other. None of the mentioned. अब इसमें आप देखें डेडलॉक को आप रियल वर्ल्ड से बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं जैसे हमारे ट्रेडिशनली सोसाइटी में ट्रैफिक जैम हो जाती है और हर बंदा ये चाह रहा होता है कि दूसरा जो है पर्सन वो अपनी गाड़ी को पीछे लेके जाए। तो उसमें ऐसा तो नहीं ना होता कि ईच प्रोसेस इज़ टर्मिनेटेड, ऐसा नहीं होता उसमें। ठीक है जी। ऑल प्रोसेसेस आर ट्राइंग टू किल ईच अदर, ये भी नहीं होता, बल्कि ये वाली सिचुएशन बनती है ईच प्रोसेस इज़ ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉर एवर। ठीक है, तो ए इसका आंसर है और हर प्रोसेस ब्लॉक हुआ होता है और वो वैसा ही रहता है। ये सिचुएशन बनती क्यों है वो भी हम डिस्कस करते हैं। डेडलॉक इज़ अ सिचुएशन विच अकर्स बिकॉज प्रोसेस ए इज़ वेटिंग फॉर वन रिसोर्स एंड होल्ड्स अनदर रिसोर्स ब्लॉकिंग रिसोर्स। जैसे मैंने आपको ट्रैफिक की एग्जांपल दी है कि हर बंदे को रास्ता चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दो गाड़ियाँ आमने सामने आके लग गई हैं। अब एक गाड़ी है जाने वाली, उसको भी रास्ता चाहिए, लेकिन वो जो आने वाली गाड़ी है फ्रंट साइड से, ये एक जा रही है गाड़ी और उधर से एक आ रही है। अब इस गाड़ी को भी रास्ता चाहिए, लेकिन एक गाड़ी ने जो कार बी है उसका रास्ता रोका हुआ है और ये ए चाह रहा है कि बी उसे रास्ता दे और बी चाह रहा है कि ए उसे रास्ता दे। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन CPU में, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ भी हो जाती है। प्रोसेसेस एक रिसोर्स को होल्ड किए हुए होते हैं और दूसरे रिसोर्स को वो डिमांड कर रहे होते हैं। ठीक है जी। A deadlock is a situation where each of the computer process waits for a resource which is being assigned to some another process. किसी और प्रोसेस को वो रिसोर्स असाइन हुआ होता है और उस रिसोर्स को कोई दूसरा प्रोसेस डिमांड कर रहा होता है टू कंप्लीट हिज प्रोसेसिंग। In this situation, none of the process get executed since the resource it needs is held by some other process, जैसे मैंने आपको रास्ते की मिसाल दी है। ठीक है जी। Let us assume that there are three processes P1, P2 and P3. There are three different resources R1, R2 and R3. P for process, R for resource. तो तीन ही प्रोसेस हैं, तीन ही रिसोर्सेज हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये एक P1, P2, P3 प्रोसेसेस हैं और ये रिसोर्सेज R1, R2, R3 है। P1 ने R1 को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, और इसको अपनी कंप्लीशन के लिए R2 चाहिए, ये R2 की डिमांड कर रहा है। P2 ने R2 होल्ड किया हुआ है और P2 को अपनी कंप्लीशन के लिए R3 चाहिए। P3 ने R3 होल्ड किया हुआ है और इसको अपनी कंप्लीशन के लिए R1 चाहिए। ठीक है जी। और कोई भी प्रोसेस P1 R1 नहीं छोड़ रहा, P2 R2 नहीं छोड़ रहा, P3 R3 नहीं छोड़ रहा, लेकिन ये अगला रिसोर्स डिमांड कर रहे हैं। P1 R1 छोड़ तो नहीं रहा, लेकिन R2 डिमांड भी कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखें, R1 इज असाइंड टू P1, R2 इज असाइंड, ये मैंने आपको बता दिया। आफ्टर सम टाइम P1 डिमांड्स फॉर R2। अब P1 जो है ये R2 को डिमांड कर रहा है, इसे R2 अपनी प्रोसेसिंग मुकम्मल करने के लिए चाहिए, लेकिन ये R1 नहीं छोड़ रहा। चूंकि R1 किसको चाहिए, R1 अल्टीमेटली P3 को चाहिए। तो यही सिचुएशन डेडलॉक बन जाती है अल्टीमेटली। ठीक है जी। तो इसमें मज़ीद हम देखते हैं डेडलॉक की नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं। डेडलॉक कैन अराइज इफ़ द फॉलोइंग 4 कंडीशंस होल्ड साइमल्टेनियसली। अगर एक ही वक्त में ये चारों की चारों कंडीशन पाई जाएं तो फिर वो डेडलॉक बन जाता है। एक है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरी है होल्ड एंड वेट, तीसरी नो प्रीम्पशन,
और फोर्थ वन है सर्कुलर वेट। तो इसको हम डिटेल से देखते हैं, ये चारों कंडीशन क्या है। ये चारों की चारों अगर एट द सेम टाइम एग्जिस्ट कर रही होंगी तो डेडलॉक सिचुएशन अकर करेगी। देखिए, mutual exclusion, a resource can only be shared in mutually exclusive manner. It implies that two processes cannot use the same single resource at the same time. एक रिसोर्स है उसको एक वक्त में एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन आ रही होती है कि ऐसे रिसोर्सेज वहाँ पे होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, कि एक रिसोर्स एक प्रोसेस ने यूज़ करना है, या यूँ कह लें कि चार रिसोर्सेज हैं वो चार प्रोसेसेस ने यूज़ करने हैं, ठीक है। और वो चार से ज़्यादा प्रोसेसेस को अलाउड नहीं है, या एक रिसोर्स है तो वो एक से ज़्यादा प्रोसेस को अलाउड नहीं है, ठीक है जी। एक ये कंडीशन है। होल्ड एंड वेट, अ प्रोसेस वेट्स फॉर सम रिसोर्सेज वाइल होल्डिंग अनदर रिसोर्स एट द सेम टाइम। जैसे आपने प्रीवियस डायग्राम में देखा था, दोनों वहाँ पे आपने देखी थी सिचुएशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन थी। R1 को P1 ने होल्ड किया हुआ था और वो एक वक्त में एक ही प्रोसेस R1 को यूज़ कर सकता था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन आ गई। होल्ड एंड वेट, अब R1 P1 ने होल्ड किया हुआ है और वो वेट कर रहा है R2 के लिए, ठीक है जी। ये दोनों कंडीशंस आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये R1 है, इसको एक वक्त में या तो P1 यूज़ कर सकता था या फिर P3 यूज़ कर सकता था। P1 ने होल्ड किया हुआ है और P3 उसको डिमांड कर रहा है। अब जैसे होल्ड एंड वेट को देखें, P1 ने R1 होल्ड किया है और डिमांड कर रहा है R2 को, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया थर्ड कंडीशन, इसमें आ गई नो प्रीएम्पशन, द प्रोसेस विच वंस स्केड्यूल्ड विल बी एग्जीक्यूटेड टिल द कंप्लीशन, नो अदर प्रोसेस कैन बी स्केड्यूल्ड बाय द स्केड्यूलर मीनवाइल। अब ये देखिए, इसमें नो प्रीएम्पशन से क्या मुराद है कि स्केड्यूलर जो स्केड्यूल करता है प्रोसेसेस को, सीपीयू जिनको वो असाइन करता है, तो उसमें क्या होता है कि उस वक्त तक कोई भी प्रोसेस सीपीयू से पीछे नहीं हटता, या सीपीयू उस वक्त तक प्रोसेस को छोड़ता नहीं है, या प्रोसेस उस वक्त तक सीपीयू को छोड़ता नहीं है जब तक कि उसकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल, इस कंडीशन में ये जो हमने डेडलॉक वाली डायग्राम देखी है, इसमें अगर P1 सीपीयू इसको रिलीज कर दे, इसको वेटिंग में डाल दे, और R1 जो है ये भी रिलीज हो जाएगा डेफिनेटली, फिर R1 को P3 यूज़ कर लेगा और इस तरह से जो है वो डेडलॉक ख़त्म हो सकता है। लेकिन ये प्रीएम्पशन, नो प्रीएम्पशन यहाँ पे कंडीशन आ रही होती है डेडलॉक में। ये भी मस्ट कंडीशन है कि जिस प्रोसेस ने रिसोर्स को होल्ड किया वो उसको छोड़ ही नहीं रहा और अपनी प्रोसेसिंग के कंप्लीशन तक वो उसको होल्ड किए हुए है। उसके बाद फोर्थ वन है सर्कुलर वेट, ऑल द प्रोसेसेस मस्ट बी वेटिंग फॉर द रिसोर्सेज इन अ साइक्लिक मैनर। ये देखें यहाँ पे साइकिल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। सो दैट द लास्ट प्रोसेस इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स विच इज बीइंग हेल्ड बाय द फर्स्ट प्रोसेस। ये जो P3 है ये लास्ट प्रोसेस है, ये फर्स्ट को वेट कर रहा है और फर्स्ट सेकंड को, सेकंड जो थर्ड रिसोर्स को वेट कर रहा है। तो ये डेडलॉक की कंडीशन इस तरह से ये वर्क कर रही होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। और इसको टैकल करने का बेहतरीन तरीका क्या है जी, आप रीजनेबल वे में, ज़ाहिर बात है ऑपरेटिंग सिस्टम ने स्केजुलिंग एल्गोरिदम यूज़ करना होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से स्केजुलिंग एल्गोरिदम को यूज़ करे और उसमें प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम्स को भी यूज़ करे और रीजनेबल वे में जो है वो रीजनेबल टाइम अलॉट करे डिफरेंट प्रोसेसेस को टू कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन। Okay, next question is the address of the next instruction to be executed by the current process is provided by the dash register। जाहिर बात है यहाँ पे हैं CPU रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर और प्रोसेस स्टैक और पाइप। तो इसमें जैसा आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU में कई एक रजिस्टर्स हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का साथ दे रहे होते हैं, CPU के साथ जो रजिस्टर्स हैं। तो उसमें जो प्रोसेस की अगली इंस्ट्रक्शन होती है, करंट प्रोसेस की अगली इंस्ट्रक्शन, वो किसी रजिस्टर के अंदर वो इंस्ट्रक्शन से, वो कौन कौन से किस रजिस्टर में होती है? CPU रजिस्टर नहीं है, प्रोसेस स्टैक भी नहीं है और ये पाइप भी नहीं है, और इसका आंसर है प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर वो रजिस्टर है जिसने आने वाली इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, उसका एड्रेस इसने होल्ड किया होता है, ठीक है जी। तो इसका आंसर हो गया बी, प्रोग्राम काउंटर। द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द करंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस प्रोवाइड करता है
आफ्टर एवरी इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड द प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 दैट इज एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। वो हर एक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस उसमें आ जाता है और ये इंक्रीमेंट होता चला जाता है। ठीक है जी। CPU fetches instruction from the address denoted by program counter and executed। CPU simply वो प्रोग्राम काउंटर को देखता है, वहाँ पे जो जिस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पड़ा होता है वो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है। जब वो एग्जीक्यूट हो जाती है अगली इंस्ट्रक्शन का फिर प्रोग्राम काउंटर में सिंपली उसको PC भी कहते हैं, PC में से मिल जाता है। अब इस प्रोग्राम काउंटर के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो रजिस्टर्स है वो हम देखते हैं जो मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम में मोस्टली आर्किटेक्चर्स में मतलब कॉमनली यूज़ हो रहे होते हैं। अकोमुलेटर रजिस्टर है, ठीक है जी। दिस इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड रजिस्टर यूज्ड टू स्टोर डाटा टेकन फ्रॉम मेमोरी। इट इज़ इन डिफरेंट नंबर्स इन डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर्स। तो ये मेमोरी से जो डाटा आ रहा होता है वो होल्ड करता है अकोमुलेटर रजिस्टर, और हर आर्किटेक्चर में हर जो हमारा सिस्टम है, माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें ये डिफरेंट नंबर ऑफ अकोमुलेटर रजिस्टर होते हैं। डेफिनेटली कोई 16 बिट हमारे थे सिस्टम्स पहले, फिर 32 बिट आए, आजकल 64 बिट भी चल रहे हैं। तो उनके आर्किटेक्चर डिफरेंट होने की वजह से उसमें नंबर ऑफ रजिस्टर्स और सम टाइम साइज ऑफ रजिस्टर भी डिफरेंट हो सकता है। तो लेकिन जो उनकी जनरल प्रोसेसिंग है, जनरल वर्किंग है, वो सेम रहती है। अकोमुलेटर रजिस्टर जो है ये डाटा मेमोरी से डाटा ये अपने अंदर होल्ड करता है। उसके बाद आ जाता है मेमोरी डाटा रजिस्टर। इट कंटेन्स डाटा टू बी रिटन इनटू और टू बी रीड आउट फ्रॉम द एड्रेस्ड लोकेशन। अब अगर मेमोरी डाटा रजिस्टर को देखें और अकोमुलेटर रजिस्टर को देखें तो बज़ाहिर इनका काम कुछ मिलता जुलता लगता है। अकोमुलेटर रजिस्टर ये जब कोई CPU ने प्रोसेसिंग करनी होती है, दो ऑपरेंड्स के ऊपर कोई जमा तफरीक कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, तो वो ऑपरेंड्स अकोमुलेटर रजिस्टर में आके सेव हो जाती हैं। तो मेमोरी डाटा रजिस्टर में, जिसको मेमोरी बफर रजिस्टर भी कहते हैं, इसमें वो डाटा सेव होता है जो या तो मेमोरी में हो या सम टाइम जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज पे स्टोर करवाना हो या सेकेंडरी स्टोरेज से रीड करना हो। तो थोड़ा सा इनका काम आपस में मिलता जुलता भी है। तो ये भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में रजिस्टर अमूमी तौर पर तमाम आर्किटेक्चर्स में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द लोकेशन टू बी एक्सेस्ड फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी से जो भी डाटा मेमोरी के किसी लोकेशन से एक्सेस करना हो, उसमें लिखना हो या रीड करना हो, तो उसका एड्रेस MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में पड़ा होता है। MAR और जो मेमोरी बफर रजिस्टर है MBR या मेमोरी डाटा रजिस्टर जिसको MDR भी कहते हैं, ये दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं। MAR and MDR together facilitate the communication of the CPU and the main memory। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट है जनरल पर्पस रजिस्टर्स। कुछ काफ़ी सारे जनरल पर्पस रजिस्टर भी होते हैं। दीज आर नंबर्ड एज R0, R1, R2, Rn-1 एंड यूज टू स्टोर टेम्परेरी डाटा ड्यूरिंग एनी ऑन गोइंग ऑपरेशन। अब इसमें रजिस्टर्स का जनरल में आपको एक सिनेरियो बताता हूँ कि जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नॉर्मली बहुत स्लो होती है, क्योंकि CPU जो है CPU इज़ मच फास्टर। ठीक है जी, यूँ कह लें कि फास्टेस्ट डिवाइस है CPU। तो जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है जैसे हार्ड डिस्क, ये इज़ मच स्लोअर। ठीक है जी। अब इसी को टैकल करने के लिए आपको पता है कि आजकल SSDs आ गई और उसकी क्वालिटी भी आल्सो इम्प्रूविंग। तो बहरहाल इस HDD या SDD से फास्टर जो मेमोरी जो एक CPU को फैसिलिटेट करती है वो है मेमोरी जिसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है जी। और प्राइमरी मेमोरी के अलावा इसको हम रैम भी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम से भी ज़्यादा फास्टेस्ट जो मेमोरी है वो है रजिस्टर्स। ठीक है जी। अब ये रजिस्टर्स क्या करते हैं, ये डायरेक्टली ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं किसके साथ, डायरेक्टली कम्युनिकेट विद CPU, क्योंकि CPU सबसे तेज़ है। अब अगर मैं हायरार्की इसकी बनाऊं, CPU सबसे तेज़ है तो उसके बाद आपके आ जाते हैं रजिस्टर्स। ठीक है जी।
फिर ये CPU के साथ कम्युनिकेट करते हैं और दूसरी तरफ ये आपकी रैम के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। फिर जो रैम है ये सेकेंडरी स्टोरेज के साथ HDD या आजकल जो SSD आ गई हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। तो CPU की स्पीड को मैच करने के लिए रजिस्टर्स दरमियान में वो रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी। तो ये जनरल पर्पस रजिस्टर भी हैं। इट्स कंटेंट कैन बी एक्सेस्ड बाय असेंबली प्रोग्रामिंग, अदरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इनके कंटेंट्स को एक्सेस करवा रहा होता है। Modern CPU architectures tends to use more GPR so that register to register addressing can be used more, which is comparatively faster than other addressing mode। वो मैंने आपको बता दिया कि जो रजिस्टर्स की एड्रेसिंग है, जो उसकी मेमोरी, जो उसकी स्पीड है वो एज़ कम्पेयर टू अदर मेमोरीज़ वो ज़्यादा होती है और वो CPU को फैसिलिटेट कर रही होती है। ओके उसके बाद प्रोग्राम काउंटर जो हमने देख लिया। प्रोग्राम काउंटर इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। PC पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी व्हेन द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। जब पिछली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उस वक्त नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होनी है वो PC बता रहा होता है। PC के अंदर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मौजूद होता है। प्रोग्राम काउंटर आल्सो फंक्शंस टू काउंट द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी काउंट कर रहा होता है कि कितनी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो गई हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये एक और रजिस्टर है जो कि आर्किटेक्चर में यूज हो रहा है। द IR होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन विच इज़ जस्ट अबाउट टू बी एग्जीक्यूटेड। अब PC जो है उसके अंदर तो अगली जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस मौजूद होता है। ठीक है जी। ये देखें PC पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो ये सिर्फ उसका एड्रेस PC के अंदर पड़ा होता है। ठीक है। तो IR में क्या होता है, IR के अंदर एक्चुअल इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है। IR होल्ड द इंस्ट्रक्शन विच इज जस्ट अबाउट टू बी एग्जीक्यूटेड। द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम PC इज फेच्ड एंड स्टोर्ड इन IR। तो PC के अंदर एड्रेस और उस एड्रेस को यूज करते हुए जो IR है वो इंस्ट्रक्शन ले लेता है और वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है, फिर वो CPU को प्रोवाइड हो जाती है। एज सुन एज द इंस्ट्रक्शन इज placed in IR, the CPU starts executing the instruction and the PC points to the next instruction to be executed। वो IR की इंस्ट्रक्शन को CPU, देखे ना ये PC था, PC के अंदर पड़ा हुआ था एड्रेस। ठीक है। उस एड्रेस को यूज करते हुए जो इंस्ट्रक्शन थी वो IR के अंदर आ गई। ठीक है। जब IR के अंदर एज सुन एज इंस्ट्रक्शन कम्स टू IR तो CPU ने इसके ऊपर एग्जीक्यूशन मुकम्मल स्टार्ट कर दी। और वाइल CPU इज़ एग्जीक्यूटिंग दिस इंस्ट्रक्शन जो कि IR में पड़ी हुई है, तो जो PC हमारा प्रोग्राम काउंटर है उसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाता है। तो ये इसका कुछ काम करने का तरीकाकार है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। PCB कहते हैं इसको। प्रोसेस टाइप वेरिएबल, डाटा स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्टोरेज सेक्शन, अ ब्लॉक इन मेमोरी। तो ना तो ये प्रोसेस टाइप वेरिएबल है, ठीक है जी, ना ये सेकेंडरी स्टोरेज सेक्शन है और ना ही ये ब्लॉक है मेमोरी का, बल्कि ये एक डाटा स्ट्रक्चर है। और ये करता क्या है, ये ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो प्रोसेस से रिलेटेड डिफरेंट डाटा, डिफरेंट इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करवाता है। जैसा कि आपको पता है वैसे ही डाटा स्ट्रक्चर क्या करता है, डाटा स्ट्रक्चर डाटा को स्टोर करवाने का, ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करवाने का एक मैकेनिज्म होता है। तो ये PCB ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि प्रोसेस से रिलेटेड डिफरेंट इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करवाता है। ठीक है जी। तो इसका बी आंसर है डाटा स्ट्रक्चर। PCB इज अ डाटा स्ट्रक्चर। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ प्रोसेस सच एज प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, CPU रजिस्टर, etc। तो ये डिफरेंट जो प्रोसेस की से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें होती हैं, प्रोसेस ID क्या है, प्रोसेस का प्रोसेस की स्टेट करंटली क्या है, और उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी ये स्टोर करवा रहा होता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज आल्सो नोन एज टास्क कंट्रोल ब्लॉक। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ऑपरेटिंग सिस्टम अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक डज नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, कोड, स्टैक, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम एंड डाटा। तो PCB के अंदर क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि नॉट कंटेन, जो कि PCB कंटेन नहीं करता।
तो पीसीबी के अंदर कोड भी होता है, इसमें स्टैक सेक्शन भी होता है, इसमें डाटा सेक्शन भी होता है। इसमें ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम नहीं है। बूटस्ट्रैप कहते हैं ऐसे प्रोग्राम को जब ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशियली चलता है, वो स्टार्ट होता है या रीस्टार्ट होता है, तो उस वक्त जो प्रोग्राम स्टार्ट पे चलने होते हैं एट द टाइम ऑफ बूटिंग, आफ्टर एग्जैक्टली जस्ट आफ्टर द बूटिंग, तो वो प्रोग्राम बूटस्ट्रैप प्रोग्राम कहलाते हैं। ठीक है जी। तो पीसीबी में कोड, स्टैक और डाटा मौजूद होता है। ठीक है जी। तो बूटस्ट्रैप इसका आंसर है कि बूटस्ट्रैप इसमें नहीं होता। PCB contains information related to a process such as process state, program counter, CPU registers. PCB also known as task control block. Bootstrap program is a program which runs initially when the system or computer is booted or rebooted. तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये bootstrap program ऐसा होता है जो कि booting या rebooting के वक्त programs को चलाता है। तो इसमें मज़ीद देखें, ये आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक राइट साइड पे आप देख सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस स्टेट है, प्रोसेस नंबर है, पीआईडी भी कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर है, रजिस्टर्स हैं, मेमोरी लिमिट्स हैं, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स एंड सो ऑन। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आती है। इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस स्टोर्ड इन पीसीबी आल्सो कॉल्ड टास्क कंट्रोल ब्लॉक प्रोसेस स्टेट आती है। अब प्रोसेस की 5 मेजर स्टेट्स होती हैं। एक स्टेट होती है न्यू, प्रोसेस जब क्रिएट होता है वो न्यू स्टेट में होता है, फिर रनिंग है, वेटिंग है, फिर उसके अलावा टर्मिनेटेड है, और इस तरह से एक और इसकी स्टेट है। प्रोग्राम काउंटर होता है जो आपको बता दिया, लोकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टू नेक्स्ट एग्जीक्यूट, अगली इंस्ट्रक्शन की लोकेशन वो एड्रेस वो रखता है, कंटेन करता है। सीपीयू रजिस्टर इसमें आ जाते हैं। ठीक है जी। कंटेंट्स ऑफ ऑल प्रोसेस सेंट्रिक रजिस्टर्स, और उसके अलावा आ जाता है इसमें सीपीयू स्केजुलिंग इंफॉर्मेशन कि उसके कौन सा एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है स्केजुलिंग का, और उसकी प्रायोरिटीज़ और डिफरेंट चीज़ें इसमें इंफॉर्मेशन सेव होती है। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, कैसे कैसे मेमोरी मैनेज होगी, मेमोरी एलोकेटेड टू द प्रोसेस। और उसके अलावा एक्सेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, सीपीयू यूज्ड, क्लॉक टाइम लैप्स सिंस स्टार्ट, कितना उसने टाइम यूज़ कर लिया। क्योंकि कुछ ऐसे हमारे स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स होते हैं जहाँ पे क्लॉक टाइम की बेस पर प्रीम्प्ट करना होता है सीपीयू को। ठीक है जी। फिर आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन, आईओ डिवाइसेस एलोकेटेड टू प्रोसेस, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स जो वो जिनसे वो डाटा ले रहा है। ठीक है। तो ये सारा कुछ पीसीबी के अंदर स्टोर होता है। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम ये नहीं है। ओके उसके बाद क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम इज नोन एज, एक कोई यूनिट टाइम है उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीट हुए हैं उसको क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। आउटपुट तो डेफिनेटली नहीं है, थ्रूपुट ही है, एफिशिएंसी भी नहीं है और कैपेसिटी भी नहीं है। ठीक है जी। तो थ्रूपुट इसका आंसर है। एक यूनिट टाइम में जितने भी प्रोसेसेस कंप्लीट होते हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट। द नंबर ऑफ प्रोसेसेस completed per unit time is known as throughput. Throughput is low for processes while take a long time for execution, as which take a long time. ऐसे processes जो कि ज़्यादा टाइम लेते हैं उन processes के लिए throughput definitely कम होगी। और रिक्वायरमेंट ये होती है CPU की एफिशिएंसी, इसमें बेटर काउंट होता है कि अगर CPU की जो थ्रूपुट है वो ज़्यादा हो, यानी कि वो एक यूनिट टाइम में ज़्यादा प्रोसेसेस को कंप्लीट कर ले। थ्रूपुट इज़ हाई फॉर प्रोसेसेस विच टेक अ शॉर्ट टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, जो कम टाइम लेते हैं प्रोसेसेस उनका जो थ्रूपुट है उनके अगेंस्ट वो ज़्यादा आता है CPU के लिए। ओके अब थ्रूपुट के अलावा थ्रूपुट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन अ यूनिट ऑफ टाइम। In other words, throughput is the processes executed to number of jobs completed in a unit time। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। The scheduling algorithm must look to maximize the number of jobs processed per unit time। तो जो scheduling algorithm है उनका better algorithm वही consider होते हैं जो कि system का throughput बढ़ा दें। तो ये था थ्रूपुट। अब स्केजुलिंग के हवाले से कुछ अदर मैट्रिक्स भी हैं जो कि CPU के साथ, CPU की परफॉर्मेंस के साथ एसोसिएटेड हैं। CPU यूटिलाइजेशन, अ स्केजुलिंग एल्गोरिथम शुड बी डिज़ाइंड सो दैट CPU रिमेन्स बिजी एज पॉसिबल, इट शुड मेक एफिशिएंट यूज़ ऑफ CPU। चूँकि आपको पता है कि कुछ ऐसे हमारे प्रोसेसेस होते हैं जो कि IO बाउंड होते हैं, इनपुट आउटपुट बाउंड, कुछ ऐसे होते हैं जो कि CPU बाउंड होते हैं जिनमें ज़्यादा इनपुट आउटपुट हो रही होती है, वो IO बाउंड कहलाते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जिनको CPU रिक्वायर्ड होता है। बहरहाल जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम होते हैं उनका काम ये होता है कि CPU ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो
अगर कोई आईओ बाउंड प्रोसेस है तो उसको इस तरह से स्केड्यूल किया जाए कि वो अपनी जो आईओ बस्ट है जो उनकी सीपीयू बस्ट है वो यूज़ करते ही वो आईओ करने के लिए मतलब सीपीयू को रिलीज़ कर दें। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन एक मेट्रिक है। उसके अलावा है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम इज़ द टाइम टेकन टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू द रिक्वेस्ट। कोई भी प्रोसेस है वो कब उसको सीपीयू अटेंड करता है। अ स्केड्यूलर मस्ट एम टू मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम फॉर इंटरेक्टिव यूज़र्स। तो डिफरेंट यूज़र्स के डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, वो उन यूज़र्स का जो प्रोसेसेस हैं उनको कम से कम रिस्पॉन्स टाइम में उनको एग्जीक्यूट करवाना ये अच्छे स्केजुलिंग एल्गोरिदम की प्रॉपर्टी होती है, उसकी खूबी होती है कि रिस्पॉन्स टाइम कम से कम हो। ठीक है जी। तो उसके बाद आता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम रेफर्स टू द टाइम बिटवीन द अमाउंट ऑफ सबमिशन ऑफ अ जॉब प्रोसेस एंड द टाइम ऑफ इट्स कंप्लीशन। जब एक कोई भी प्रोसेस है, कोई भी जॉब है वो सबमिट हुई है और जब वो कंप्लीट हुई है उसके दरमियान जो उसने टाइम अलैप्स किया है, जो टाइम उसने यूज़ किया है अपनी कंप्लीशन के लिए, वो टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। दस हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और सीपीयू जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस इस बेस के ऊपर भी डिपेंड करती है कि प्रोसेसेस का जो टर्न अराउंड टाइम है वो कम से कम हो। फिर वेटिंग टाइम है, इट इज़ द टाइम अ जॉब वेट्स फॉर रिसोर्स एलोकेशन व्हेन सेवरल जॉब्स आर कंपीटिंग इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। रैम के अंदर कई जो हमारे प्रोसेसेस अवेलेबल हैं जिनको सीपीयू चाहिए, तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग की एक निशानी है कि हमारी रैम के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस अवेलेबल हों, सीपीयू को वो डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेटिंग टाइम भी आ जाता है। फिर जो बहुत सारे प्रोसेसेस रैम के अंदर या रेडी क्यू के अंदर मौजूद हैं वो वेट कर रहे हैं सीपीयू का, तो वेटिंग टाइम भी एक पैरामीटर है। द एम इज़ टू मिनिमाइज द वेटिंग टाइम। तो स्केजुलिंग एल्गोरिदम का जो पर्पज़ है वो ये होता है कि वो वेटिंग टाइम को कम से कम करें। ठीक है जी। फेयरनेस, अ गुड स्केजुलर शुड मेक श्योर दैट ईच प्रोसेस गेट्स इट्स फेयर शेयर ऑफ द सीपीयू। वो तमाम जो प्रोसेसेस हैं उनको एक फेयरली, एक इक्वली या जिस तरह से भी प्रायोरिटी बेस पे वो उनको फेयरली सीपीयू असाइन करता जाए। तो ये थ्रूपुट के साथ साथ कुछ और भी पैरामीटर्स हैं, मैट्रिक्स हैं जो कि स्केजुलिंग एल्गोरिदम के साथ वर्क करते हैं। इनमें से कोई भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है तो उनको भी साथ हमने इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस। तो प्रोसेस की 5 स्टेट्स आपको मैंने बताया है। न्यू स्टेट इसकी है, ओल्ड स्टेट इसकी नहीं है, वेटिंग भी है, रनिंग भी है। तो ये जो ओल्ड स्टेट है ये प्रोसेस की कोई स्टेट भी नहीं है, मतलब ये इसका आंसर बी है। ठीक है जी, बी आंसर है। देयर इज़ नो प्रोसेस स्टेट सच एज ओल्ड। कौन कौन सी है? न्यू है, रेडी है, रनिंग है, वेटिंग है और टर्मिनेटेड है। ठीक है जी, ये इसकी प्रोसेस की 5 स्टेट्स होती हैं। द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इज डिफाइंड बाय, मतलब प्रोसेस इस वक्त किस स्टेट में है, वो न्यू में है, रेडी में है, रनिंग में है, वेटिंग में है या टर्मिनेटेड में है। तो कैसे ये डिफाइन होगी? द फाइनल एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस, द एक्टिविटी जस्ट एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेस, द एक्टिविटी टू नेक्स्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेस, द एक्टिविटी, द करंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस। तो यही इसका आंसर है। जो प्रोसेस की करंट एक्टिविटी है उसकी बेस पे पता चलता है कि प्रोसेस किस स्टेट में है। So the answer is D. ठीक है जी। The current activity of the process. The state of the process is defined by the current activity of the process. A process state changes when the process executes. जब फर्ज करें वो न्यू स्टेट में था और सबमिट हुआ, वो न्यू प्रोसेस था, जब वो रेडी टू एग्जीक्यूट तो वो रेडी स्टेट में चला जाएगा। फिर जब उसके ऊपर कुछ एग्जीक्यूशन हुई तो डिपेंड्स अपॉन कि वो आयो करने के लिए चला गया या वो टर्मिनेट हो गया या फिर वो वेटिंग में चला गया, वापस रेडी क्यू में चला गया। तो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसके बाद उसकी करंट स्टेट से पता चलता है कि वो करंट प्रोसेसिंग से पता चलता है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है इस वक्त। The process states are as new, ready, running, waiting and terminated. Okay, next question is the entry of all PCBs of the current process is in. PCB हमने देखा इसमें different entries आती हैं। ये प्रोसेस रजिस्टर में एंट्रीज होती हैं, प्रोग्राम काउंटर में होती हैं, प्रोसेस टेबल में होती हैं या कि प्रोसेस यूनिट में।
तो जो पीसीबी की एंट्रीज़ हैं वो प्रोसेस टेबल में हो रही होती हैं, ना प्रोसेस रजिस्टर में, ना प्रोग्राम काउंटर में तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड सेव होती है, ठीक है जी। और प्रोसेस यूनिट इज समथिंग एल्स, तो ये इसका आंसर है सी, प्रोसेस टेबल। द एंट्री ऑफ ऑल द पीसीबीज ऑफ द करंट प्रोसेस इज इन प्रोसेस टेबल, तो प्रोसेस टेबल में तमाम पीसीबीज की एक लिस्ट वो सेव कर रहा था जो प्रोसेस टेबल है। द प्रोसेस टेबल हैज़ द स्टेटस ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस दैट इज़ क्रिएटेड इन ओएस अलॉन्ग विद देयर पीआईडीज। जैसे आप ये डायग्राम देखें, ये आपका प्रोसेस टेबल है, ठीक है जी, पीटी। इस पीटी के अंदर, प्रोसेस टेबल के अंदर तमाम जो पीसीबी हैं उनके पीआईडीज अलॉन्ग विद देयर पीसीबी वो एक इन्फॉर्मेशन सेव होती है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स पॉइंटर्स टू ईच प्रोसेस पीसीबी इन अ प्रोसेस टेबल, तो ये हर पीसीबी का जो एक पॉइंटर है, उसका जो एक एड्रेस है वो प्रोसेस टेबल के अंदर सेव होता है। जितने भी आपके पीसीबी होंगे, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होंगे या टास्क कंट्रोल ब्लॉक होंगे, वो इधर उनका रेफरेंस, उनका पॉइंटर प्रोसेस टेबल में सेव होगा, ठीक है जी, सो दैट इट कैन एक्सेस द पीसीबी क्विकली। तो ये जो प्रोसेस टेबल है, इसका पर्पज़ क्या होता है कि इस प्रोसेस टेबल को देखते हुए हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को क्विकली एक्सेस कर सकें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? हैव अ प्रोसेस रनिंग एट ऑल टाइम, हैव मल्टीपल प्रोग्राम्स वेटिंग इन अ क्यू रेडी टू रन, टू इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन, नन ऑफ द मेंशन, तो इसका आंसर है सी, सीपीयू की यूटिलाइजेशन को बढ़ाना होता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सी इसका आंसर है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज टू इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन, जनरली अ सिंगल प्रोसेस कैन नॉट यूज सीपीयू और आईओ एट ऑल टाइम, ठीक है। whenever CPU or IO is available, another process can use it. Multi-programming offers this ability to us by keeping multiple programs in a ready queue. तो मल्टी प्रोग्रामिंग एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें मल्टीपल जो प्रोसेसेस हैं वो रेडी क्यू के अंदर अवेलेबल होते हैं। अगर रेडी क्यू में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हों तो इस सिचुएशन को हम मल्टी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी कहते हैं। तो बहरहाल सीपीयू यूटिलाइजेशन को सीपीयू की यूटिलाइजेशन को बढ़ाना असल टास्क है मल्टी प्रोग्रामिंग का, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम अगले लेक्चर में मज़ीद डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपनी तैयारी जारी रखें। अल्लाह पाक सब के लिए रिज़्क़ हलाल का बंदोबस्त